वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल ईके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं और यहां पर हम बहुत सारे इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इससे पहले हमारी वीडियोस के बारे में मालूम होगा। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाया हूं केमिस्ट्री की। आप लोग 10th 12th में हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए कौन से आते हैं, 2 मार्क्स के लिए कौन से आते हैं और 3 मार्क्स के लिए कौन से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कंटिन्यू देखते हैं। हम यहाँ पर स्टेप वाइज टोटल चैप्टर हम देखेंगे यहाँ पर एक एक करके। जो भी आपको कुछ भी अगर ना समझे, कुछ प्रॉब्लम लगे आपको, तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको और क्लियर कर सकता हूँ। नोट्स भी फ्री में अवेलेबल रहेंगी, आप लोग नोट्स जो है तो डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक बात मैं आपको ये बोर्ड पर नहीं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पहले लिखाऊंगा, फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा, तो बहुत सारा टाइम आप लोगों के लिए चला जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर पढ़ाऊंगा। ओके, मैं यहां से हटकर डायरेक्ट पहले आपकी स्क्रीन पर आपके सामने लिख कर दे दूंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। कुछ भी अगर आपको डाउट रहा तो आप लोग कंफर्म कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और कंटिन्यू देखते हैं यहाँ पर स्टेप वाइज। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट जो कि आपके अपने सामने है। ओके स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट आपको पता है इसमें अच्छे से कितने मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आता है। टोटल 5 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है इसके बारे में। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए डायग्राम भी आती है ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं आपको इसकी एक एक चीज एकदम बारीकी से, एकदम अच्छे से और एकदम सिस्टमेटिक समझाऊंगा। ओके, आपको समझ में आएगा एकदम पॉसिबल है, लेकिन कब, जब आप लोग देखोगे। मैं आपको इससे पहले भी बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग 10 मिनट एटलीस्ट कम से कम देखो। आप लोग नहीं समझ में आए तो उसके बाद अगेन आप लोग डिसाइड कीजिए। ओके, तो चलिए सॉलिड स्टेट को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सॉलिड स्टेट के कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि मैटर्स की टोटल कितनी टाइप से होती है, मैटर्स कितने स्टेट में होता है ना। तो अभी तक 12th लेवल पर आप लोगों को मैटर जो है तो है ना, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट। 1 स्टेट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। पता है स्टूडेंट्स ये कैसे चेंज होते हैं, ये सब स्टेट कैसे चेंज होते हैं आपको पता है? टेम्परेचर बढ़ाने से या कूलिंग बढ़ाने से ये कम ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये यहां पर देखिए, ये देखिए जो है तो मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज हो रही है। ये सॉलिड है, एक सॉलिड हमने कुछ भी लिए, NaCl या कुछ भी XYZ, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट जब उसको प्रोवाइड करेंगे, हीट उसको देंगे किसी भी सॉलिड को, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। ओके, और लिक्विड को अगर और हीट करेंगे ना, तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। ओके, किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो इस तरीके से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट की वजह से, टेम्परेचर। ओके, आप कॉमन सेंस में भी बोल सकते हो क्या? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। और अगर आप लोग अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, आइस, बर्फ है, आइस को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को पानी बन जाएगा, वाटर, वाटर को और हीट करेंगे तो गैस बन के, भाप बन के उड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब हम लोग आगे इसको देखते हैं कि गैस को अगर कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनता है ना। फ्रिज में आप लोग देखेंगे बहुत सारे गैसेस का जो है तो पहले लिक्विड बन जाता है, फिर उसके बाद में और उसको कूलिंग मिलती है तो सॉलिड बन के आइस फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये इसका छोटा सा मेन कॉन्सेप्ट था इंट्रोडक्शन में। अब हम इसको आगे कंटिन्यू देखते हैं स्टेप वाइज। जो है तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं किसको है, ये जो हम एक जो पॉइंट है इसका सॉलिड स्टेट, इसको देखेंगे। इसकी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूं। सॉलिड स्टेट की बात करना, तो देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉलिड स्टेट ये होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के बारे में अगर आपको आया व्हाट इज सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स ये सब बताऊंगा मैं आपको। पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, और पार्टिकल को एक और नाम से बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब स्मॉलेस्ट। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ हाई अट्रैक्शन फोर्सेस। यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस किसको बोलते हैं पता है आपको? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, वंडरवॉल फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस है, डिस्पर्सन फोर्सेस है। ये सब फोर्सेस से आगे देखेंगे हम, लेकिन बाय द वे आप अभी यहाँ पर इतना याद रखो कि सॉलिड स्टेट में जो है तो बहुत हाई अट्रैक्शन फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और पार्टिकल हैविंग
फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, उनका फिक्स जो है तो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, मास भी लिख सकते हैं आप, मास होता है, इस तरह से। ओके, और सॉलिड स्टेट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ये इतना कॉन्सेप्ट पे अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में लिख दोगे तो आपको 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में डिफाइन या व्हाट इज सॉलिड स्टेट ऐसा नहीं आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे कंटिन्यू। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड कि इसमें अब कौन कौन से टाइप्स आएंगे सॉलिड की, वो बताता हूं मैं आपको। आप लोगों को एक बार अच्छे से पहले समझ लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है तो ये लिक्विड और गैस आप लोगों ने 11 में पढ़ चुके हो, तो इसके लिए आपको अभी यहाँ पर लिक्विड और गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ टोटल कॉन्सेप्ट डिपेंड है सॉलिड स्टेट पर, किसकी, सॉलिड की। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसलिए सॉलिड के बारे में ही हम सब टोटल डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड आपके सामने अवेलेबल है। अभी आप लोगों को 12th लेवल पर 2 टाइप्स के सॉलिड देखना है, जिसका नेम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक का नेम है एमॉर्फस सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, मैं उसकी पूरी डेफिनेशंस, पूरे इनका सब पूरा कॉन्सेप्ट लिख चुका अच्छे से, उसको हम कंटिन्यू देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, स्टेप वाइज हम देखते चलेंगे यहाँ पर। तो पहले आप लोग देख लीजिए कितनी टाइप्स के सॉलिड है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद में है अमॉर्फस सॉलिड, उसके बाद में है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कितनी टाइप्स है ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं अब आप लोगों के सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले तो देखो, ये दोनों सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ अभी इस लेक्चर में ये दोनों के बारे में देखते हैं अच्छे से कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं और अमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं, अभी ये देखते हैं। ओके, फिर आगे कंटिन्यू हम सब देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं, देखिए ये रहा क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके अपने सामने, जिसकी डेफिनेशन भी आप लोग देख के समझ सकते हो आसानी से क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं। देखो कैसे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, पता है, होमोजीनस, क्या बोल रहा है, देखो होमोजीनस मतलब सेम होता है, होमो मीन्स सेम, सॉलिड ऐसे सेम सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in definite repeating pattern is called crystalline solid, है ना। देखो मतलब क्या बोल रहा है, होमोजीनस का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl है ना, NaCl एक सॉलिड है, तो पूरा इसमें होमोजीनस NaCl ही होगा, NaCl से हटके कोई दूसरे इसमें कंटेंट नहीं होंगे, इसको बोलते हैं NaCl, KCl, ठीक है ना, KNO3, ये सब क्या है, ये सब क्या स्टूडेंट्स, होमोजीनस सॉलिड होते हैं। होमोजीनस मतलब एक ही प्रकार के बने हुए, एक ही टाइप्स के बने हुए, है ना। तो और उनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में, मतलब एक के बाद एक जो है तो कंटिन्यू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से कनेक्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सब चीजें मैं भी आपको कंटिन्यू यहाँ पर बताता हूँ एक के बाद एक। पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन समझिए, अब आप लोग इसकी उदाहरण एग्जाम्पल समझ लो, एक दो एग्जाम्पल देखो इसकी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ये है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ये किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना स्टूडेंट्स। आप लोग मतलब बहुत से टाइप्स के जो Fe जो लोहा होता है, जो मतलब लोहा है, Fe आयरन है ना, उसका आप लोग हाथ में लेके देखेंगे आपको खरदुरा लगेगा। NaCl जैसे नमक है, उसको हाथ में लेके देखेंगे आप लोग तो खरदुरा लगेगा। इसी तरह से आप लोग जो है तो और भी जो सॉलिड है वो आपको हाथ में लेने पे लगेगा सॉलिड है, लेकिन इसके अपोजिट में एमॉर्फस सॉलिड जो एक टाइप से है वो हकीकत में सॉलिड नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड देखो यहाँ पर आपके सामने है एमॉर्फस सॉलिड। अब ये एमॉर्फस सॉलिड क्या है पता है, देखो एमॉर्फस सॉलिड और इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सब्सटेंस विच अपियर्स लाइक सॉलिड, ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड की तरह होता है, दिखता है, बट लेकिन does not have perfectly ordered crystalline structure। perfectly ordered crystalline structure का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जिसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। मतलब ये कि अगर हम उसमें कोई चीज ऐसे लगाएंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जबकि हम NaCl या फिर जो सॉलिड है उसको हम कोई भी चीज रखेंगे उसके ऊपर तो वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। और ये चीज जो है तो
ये आप लोगों ने कैरम का पाउडर देखे होंगे, एकदम पाउडर जैसे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, है ना, ये सॉलिड। जबकि सॉलिड की एबिलिटी ये है कि सॉलिड बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेस्ड होते हैं। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो है तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ओके, इस तरह से। लेकिन इनका कोई लॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होता है। लॉन्ग अरेंजमेंट मतलब इनका बहुत ऐसा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और मतलब पाउडर फॉर्म में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग कंटिन्यू देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलते हैं। अभी इसकी एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे, जैसे इसकी एग्जांपल देखे तो इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए। ये देखो, ये इसकी एग्जांपल है। ओके, ये किसकी एग्जांपल है आप समझ सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड की। ओके, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब चीजें आपने देखे। देखो प्लास्टिक भी आप लोग देखते हो एकदम ऐसे नरम और सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है तो लो होते हैं, कम होते हैं, कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट होने लग जाते हैं। रबर, ग्लास सब आपने देख चुके हैं अच्छे से। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए स्टूडेंट्स, ये है डिफरेंस बिटवीन, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू राइट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 1 मार्क्स के लिए अगर पूछता है आपको एग्जाम में, तो आपको सिर्फ 2 ही मतलब पॉइंट्स लिखना होंगे। एक 2 पॉइंट्स मतलब एक ये, एक ये। ओके, 2 पॉइंट्स लिखना होंगे, इधर की भी 2, 1 मार्क्स के लिए। और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछता है तो बोर्ड के एग्जाम में अगर आया है तो आप लोग को फिर 4 लिखना होंगे। इस तरह से मैंने आपको टोटल 6 बताया हूं, सब समझाता हूं एक एक करके। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज देखते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इट हैविंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप, इनका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, और इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। इनका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इनका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना। एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते पता है? जो एक पॉइंट पर मेल्ट होने लग जाए, है ना। जैसे मान लो, जैसे इधर NaCl है, KCl है, ये अगर इसको मेल्ट करेंगे ना तो इनका फिक्स पॉइंट रहेगा। इसको आप कहीं पर भी किधर भी मतलब हीट करोगे तो वो उतने ही पॉइंट पर मेल्ट होंगे। और अगर आप लोग इसको हीट करोगे ना तो पहले ये सुकड़ेंगे, ऐसे मतलब पहले सुकड़ते हैं, फिर उसके बाद में एक जगह जमा होते हैं, फिर पिघलते हैं, फिर मेल्ट होने लगते। इस तरह से मतलब इनका प्रोसेस है, एक साथ डायरेक्ट मेल्ट होने नहीं लगते। इसके लिए इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ये एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक ये सब क्या है, मैं आपको डेफिनेशन में सबकी बताऊंगा एक एक करके। सबकी डेफिनेशन, सबकी जो है तो स्ट्रक्चर मैंने बना चुका हूं, मैं सब आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इसमें सिर्फ ये समझ लो इतना यहां पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। और एनिसोट्रॉपिक क्या है मैं भी आपको बताता हूं। ओके और ये एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, दे आर एनिसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। अच्छा, अब ये देखो नंबर 4 पॉइंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी एक फिक्स हीट होती है, उतनी हीट पर ही ये जो है तो अपने अंदर मतलब हीट लेकर मेल्ट होते, बॉयल होते, और इसकी कोई डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं इसमें होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। समझ में आ रही बात स्टूडेंट? बात ये भी बोल सकते हैं आप, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। और आगे जितने पॉइंट बोलना आप सब भी पॉइंट बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं आपको कम पॉइंट्स इसलिए बताया कि आप बहुत ज्यादा हो जा रहे 6 पॉइंट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, इसमें बहुत वीक फोर्सेस होती है, वन वाल्स ऐसे वीक फोर्सेस होती है जो जिसकी वजह से वो जो है तो सॉफ्ट होते हैं और आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। और देखो लास्ट पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड्स, ये हकीकत में सॉलिड होते हैं, रियल में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और ये क्या होते हैं, दे आर सीडो सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड्स आर सीडो सॉलिड, या इसको सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड। ओके, इस तरह से। और ये जो है तो ये तो रियल में सॉलिड होते हैं। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? आप आगे और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनकी एग्जांपल वगैरह भी, जैसे इसकी एग्जांपल है NaCl, है ना। इस तरह से आप बहुत सारी चीजें इसमें करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आपको बस
2 ही मार्क्स के लिए आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। 1 मार्क्स के लिए आएगा या तो फिर 2 मार्क्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं फिर हम। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं, तो वो देखते हैं स्टेप वाइज। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने बताता हूं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी किसको बोलते हैं, देखो एनिसोट्रॉपी एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपी। अब आप बोलेंगे सर नहीं समझा, तो ओके मैं बताता हूं आपको इसकी एग्जांपल के साथ में, सॉरी डायग्राम के साथ में। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर डायग्राम में, देखिए आप लोग डायग्राम पहले मैं आपको जो है ना पहले डेफिनेशन अच्छे से बता देता हूँ, डायग्राम बड़ी है क्योंकि इसकी एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एबिलिटी के जो चेंज करती है टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो चेंज करेंगी, चाहे आप किधर से भी उसको मेजर करो, है ना। व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, चाहे आप इस डायरेक्शन से करो, इस डायरेक्शन से करो, इस डायरेक्शन से करो, देखो इस तरह से आप लोग देख के समझ सकते हो। देखो अब आप लोग पहले देखिए समझिए, फिर आप लोगों को मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल हो रहा क्या। देखो यहाँ पर ये एनिसोट्रॉपी की एग्जांपल है, ये एक डायरेक्शन है ए बी, है ना। इसकी देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ऐसे दिख रही है कि एक ही रो में रेड वाले पार्टिकल है। अगर आप लोग ई और एफ को देखेंगे तो देखो एक रो में जो है तो ग्रीन वाले पार्टिकल है, और अगर आप लोग सी और डी को देखोगे तो एक रो में देखो पहले रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरह से है। तो आप अगर यहां से देखोगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग डिफरेंट है ना, यहां से देखोगे तो डिफरेंट, यहां से देखोगे तो डिफरेंट। तो इस तरह से मतलब क्या बताया गया डेफिनेशन में कि आप लोग अगर इसको डिफरेंट व्हेन मेजर्ड, मेजर मींस देखना या मेजर करना या मतलब जो है तो उसको समझना पहचानना गिनना, ठीक है। तो आप जितनी तरफ से उसको मेजर करोगे डिफरेंट डायरेक्शन से तो आपको अलग अलग फॉर्म में फिजिकल प्रॉपर्टी में नजर आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली आपको तो समझ में आना ही चाहिए क्योंकि देखो डायग्राम के साथ में बनी हुई है आपके सामने। ओके, तो मतलब ये तो आप समझना होगा एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब जो है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऐसी एबिलिटी जिसको जो चेंज होती है कब, जब उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे। देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन सी है, पर यहाँ पर ए बी एक डायरेक्शन है ना, सी डी दूसरा डायरेक्शन है, ई डी तीसरा डायरेक्शन है। डायरेक्शन समझ आ रहा है आपको, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन ये 3 डायरेक्शन। तो ये तीनों तरफ से अगर आप लोग तीनों यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, कहीं से भी देखोगे ना आप लोग तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हुई दिखाई देगी और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनिसोट्रॉपी। ओके, लिखा है ना आपके सामने एनिसोट्रॉपी। आई होप कि आपको एनिसोट्रॉपी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोट्रॉपी की तरफ कि आइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं आइसोट्रॉपी किसको बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने उसे इतना सा लिख दिया आइसोट्रॉपी, तो आप लोग बता सकते हो एनिसोट्रॉपी के अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एनिसोट्रॉपी के। देखो एनिसोट्रॉपी आपके सामने है ना, इसके अपोजिट है, एनिसोट्रॉपी के अपोजिट है। तो क्या आप लोग बता सकते हो, अगर बता सकते हो तो मुझे कमेंट करना कि हाँ सर हमें पता था। चलो मैं ही बता देता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ओके, देखो यहाँ पर क्या होती है एनिसोट्रॉपी, एबिलिटी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड टू एग्जिबिट identical physical property even though measured in different direction is called isotropy। ओके, ऊपर से गया हूँ समझ में नहीं आएगा, बताता हूं मैं। मतलब ये है कि आप लोगों ने इससे पहले एनिसोट्रॉपी में, आप लोगों ने इससे पहले एनिसोट्रॉपी में, देखो ये एनिसोट्रॉपी आपके सामने है, आप लोगों ने इसमें क्या बता रहा था कि आपने इसको डिफरेंट डायरेक्शन से देखे तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हुई दिख रही थी ना, लेकिन इसको आप लोग किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। कैसी होगी, आइडेंटिकल फिजिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, मतलब आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखो, जैसे हमने इसका डायरेक्शन देखे थे ना, इसके डायरेक्शन में अलग अलग चेंज हो रहा था, तो इसके डायरेक्शन में अलग अलग चेंज नहीं होता है। देखिए आप लोग डायग्राम आपके सामने में बताता हूं, देखिए डायग्राम है। ओके, ये डायग्राम देखकर आप लोग समझिए, आप लोग देखिए डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है तो किसकी डेफिनेशन है, आइसोट्रॉपी की डायग्राम है, जिसमें से आप लोग इसको देखो किधर से भी देखिए स्टूडेंट्स, आप किधर से भी इस साइड से देखिए आप लोग। ओके,
आप लोग इस साइड से देखिए, इस साइड से देखिए, या किधर किधर भी साइड से देखिए, यहां से देखिए, तो उसकी जो है तो डायग्राम सेम है, आइडेंटिकल है। आप किधर से भी देखिए, तो ऐसा एमॉर्फस सॉलिड जिसको आप लोग किधर से भी देखोगे तो उसकी डायग्राम, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिखेगी, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। ओके, आई होप कि आइसोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम देखकर भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमॉर्फिज्म? 1 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आने वाला बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल साधारण अल्फाज मैंने आपके सामने लिख कर दिया हूं विद एग्जांपल। देखिए, व्हेन टू और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या सॉलिड भी बोल सकते हैं आप लोग, जब दो, मतलब है ना, देखो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कितने, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, है ना, 2 3 4 5 ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होंगे, है ना। 2 और मोर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इंडिकेट सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर सॉलिड भी लिख सकते हो, ओके, और यहाँ पर आइडेंटिकेट की जगह आप लोग हैविंग भी लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। मतलब क्या, मोर 2 और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आसान सेंस में लिखना चाहो तो, ओके। तो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे जो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। आइसो मीन्स आपको पता है सेम, और मॉर्फस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर, है ना। एक जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो है, ये एक, ये दो, है ना, ये दोनों क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये दोनों क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है दोनों, लेकिन ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये कमाल की बात है स्टूडेंट्स, क्या है? स्ट्रक्चर सेम है, इसके लिए इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कौन सी सॉलिड है? ये आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इनका रेशियो क्या होता है? 1 रेशियो इस तरह से होता है, 1:1:3, इस तरह से इसका एटॉमिक रेशियो होता है। इसको समझना है रेशियो को, तो आप लोग आसान सेंस में समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, आसान सेंस में बोले तो यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम के अमाउंट कितना है? 1, है ना, उसका रेशियो, कार्बन का 1 और इसका ऑक्सीजन का 3। तो इस तरह से इसका एटॉमिक रेशियो सबका, आइसोमॉर्फिज्म के सब जो है तो एग्जांपल का एटॉमिक रेशियो 1:3 रेशियो बनता है, 1 रेशियो इस तरह से, ओके। देखो, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसमें एक और 3 एलिमेंट होता है, मतलब टोटल इसमें जो है तो 3 एलिमेंट होंगे, जिसमें से एक और 3 होते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर आई होप कि आइसोमॉर्फिज्म आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत ही वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म? उसके अपोजिट है, बस कुछ भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? सिंगल मीन्स 1, सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस, विच इंडिकेट्स, जो कि क्या इंडिकेट करता है? 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस बिल्कुल उसके अपोजिट है। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो ज्यादा स्ट्रक्चर वाले, है ना। तो एक ही सब्सटेंस होगा लेकिन उसके अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए मिलता है सिलिका। सिलिका जो है तो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसकी 3 अलग अलग जो है तो स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 अलग अलग बीटा कॉर्ड्स, इस तरह से आप लोग देखेंगे, ईटा कॉर्ड, वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, लेकिन बाय द वे अभी इसमें आप ये समझ लो, ओके, कि पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये होते हैं कि एक सब्सटेंस होगा, सिंगल सब्सटेंस होगा, लेकिन उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, है ना। 1 सब्सटेंस, 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे कंटिन्यू देखेंगे, ओके। तो अब अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में हम देखते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।